नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आई एम सोनाली। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम यूपीएसआई नोट्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं। यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह, जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख संस्थाओं जैसे कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के सभी इसमें कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अधिक सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए हमारे प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके पास महेंद्रपाल, महीपाल, राज्यपाल या फिर तेजपाल। आपको बता दें कि 13वीं शताब्दी में जो राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध मंदिर किसका पूछा गया है? दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर का पूछा गया है, तो यह मंदिर तेजपाल ने बनवाया था। आइए देखते हैं तेजपाल कौन थे। जैसा कि आपने प्रश्न में देखा, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बघेल वंशीय जो तेजपाल थे, यह बघेल वंशी शासक वीर धवल के 2 मंत्रियों एवं तेजपाल ने बनवाया था। अब इन्होंने बनवाया था, परंतु यह मंदिर क्या हैगा? यह मंदिर जैनियों को समर्पित है। आपको याद रखना है कि दिलवाड़ा का जो मंदिर ये तेजपाल ने बनवाया था, यह मंदिर किसे समर्पित है? तो यह मंदिर जैनियों को समर्पित है, जो कि 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन है आपके पास तराइन 1191 ईस्वी में, तराइन 1192 ईस्वी में, चंदावर 1193 ईस्वी में या फिर रणथंभौर 1195 ईस्वी में। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन का 1192 ईस्वी में हराया था। आइए देखते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1991 ईस्वी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई 1911 में हुई थी, 1191 में हुई थी। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजय रहे, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। आपको याद रखना है कि तराइन का जो प्रथम लड़ाई थी वह 1191 में और जो दूसरी हुई थी वह भी 1191 में हुई थी, परंतु पहली लड़ाई में पृथ्वीराज विजय हुए थे और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है आपके पास अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की या फिर बलबन की। आपको बता दें कि रजिया सुल्तान अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश की बेटी थी। आइए देखते हैं। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक थी और उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा तथा त्याग पुरुषों की तरह चोगा जो यानी कि चोला और कुल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था। आपको याद रखना है कि रजिया सुल्तान कौन से वंश की थी? तो यह गुलाम वंश की शासक थी और यह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था। ऑप्शन है आपके पास एडोआर्डो बारबोसा, निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक या फिर डोमिंगोज पेस्ट। आपको बता दें 1420 ईस्वी में जो विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली जो यात्री थे इनका नाम था निकोलो डी कॉन्टी। अब देखेंगे यह कौन थे। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य आने वाला जो इटली यात्री थे वह कौन थे? तो वह निकोलो डी कॉन्टी था, जो
देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। कौन से शासनकाल में आए थे यह? कौन निकोलो? तो यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। कौन सी ईस्वी में? 1420 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? ऑप्शन है आपके पास पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई या फिर पानीपत की पहली लड़ाई। आपको बता दें कि दिल्ली में जो मुगल साम्राज्य की नींव की जो लड़ाई का परिणाम स्वरूप पड़ी थी वह थी आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई में। आइए देखते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। ये आपको याद रखना है कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी उसके बाद ही भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी थी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नाम भी आपको याद रखना है, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर की पहली बार प्रसिद्ध जो तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग हुआ था। कौन सी नीति का उपयोग था? आपको याद रखना है कि तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग हुआ था। आपको यह याद रखना है कि पानीपत की लड़ाई के बाद ही भारत में मुगल शासन की नींव हुई थी। लड़ाई कब हुई थी? लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में किसके बीच से? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार जो मुगल अधिकार है इसकी स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? ऑप्शन आपके पास चौसा में, कलिंग में, कालिंजर में या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि जो शेर शाह है इनकी मृत्यु कालिंजर में लड़ते हुए हुई थी। आइए देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से लटक कर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेर शाह की 22 मई 1545 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। मृत्यु के समय वह उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहे थे। कौन सा शस्त्र था उनका? उक्का नामक अग्नेयास्त्र शस्त्र था जो कि वह चला रहे थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु रखना है, अगर आपको डेट नहीं याद है तो सन तो जरूर याद रखना है कि 1545 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। आपको बता दें कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश, परंतु यह जो है आपको कह रहा है कि देहरादून उत्तर प्रदेश। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, ठीक है। शिमला हिमाचल प्रदेश, ठीक है, परंतु जो देहरादून है यह क्या है? उत्तराखंड की राजधानी। इसके अलावा अन्य जो विकल्प है सभी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास कोकर्ण, कोरामंडल, पूर्व तट या फिर मालाबार तट। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग को यानी कि कोरोमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। पश्चिम में जो केरल का तट है उसे मालाबार और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग है उसे कोरोमंडल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके पास चिल्का झील, डल झील, नागिन झील या फिर सुंदरवन नेशनल पार्क। आप सभी जानते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थल की सूची में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया है। इस सूची में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य इसको 1985 में तथा नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को 1988 में सम्मिलित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास दक्षिण पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार या फिर बघेलखंड का पठार। सबसे ऊंचा पठार, आप सभी को इसका उत्तर ज़रूर से ज़रूर पता होगा। लद्दाख का जो पठार है यह क्या है, सबसे भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, यानी कि यह ही भारत का सबसे ऊंचा पठार है। आइए देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। यह वस्तुतः तिब्बत पठार का एक भाग है। तिब्बत पठार के पश्चिमोत्तरी भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचा वाला तांगदंग इलाका है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ध्यान देने योग्य है कि जब कोई दिल्ली से लद्दाख जाता है तो वास्तव में पूरी हिमाचल श्रृंखला को पार करके तिब्बत के पठार तक पहुंच जाता है। आज का प्रश्नों का संग्रह यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो वह आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।